गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा चैप्टर 14 और चैप्टर 15 दोनों एक साथ हैं, छोटे छोटे से हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही ले लिया था। ठीक है, चलिए पहले हम चैप्टर 14 पढ़ते हैं। और चैप्टर 14 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया? 1992 में आया। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, इसका NCM है। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, कब आया ये पूछ सकता है। ठीक है, 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक की सूची में रखा गया: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का मतलब तो शायद आप लोग जानते होंगे, जिनकी संख्या अन्य से कम है। ठीक है, चलिए अल्पसंख्यक के प्रावधान क्या हैं? देखिए भाग 3 में जो है, संविधान के भाग 3 में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 350A में मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा, कौन से जो ट्राइब्स एरिया हैं या फिर अल्पसंख्यक एरिया, मतलब अल्पसंख्यक की जो शिक्षा है उनकी मतलब मातृभाषा में प्राथमिक लेवल पर शिक्षा देना। ठीक है, अनुच्छेद 1950B के 1 के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो उस स्थान विशेष पे जो ट्राइब्स एरिया हैं या अल्पसंख्यक एरिया हैं उस जगह राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा जो वहाँ का प्रशासन देखेगा। ठीक है, चलिए अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार हमारी साक्षरता थी वो 74.04 थी, जिसमें मेल 82.12% और फीमेल 64.46% थी। ठीक है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है 1993 में आया। इन्होंने क्या बोला कि रोजगार संबंधी मामलों को निपटाना पड़ेगा, और पुलिस द्वारा दी जाने वाली जातियां को निपटाना पड़ेगा। मतलब अल्पसंख्यकों को एक तरीके से रक्षा देना या फिर उनके अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित है। ठीक है, शैक्षिक संस्थानों और धार्मिक संबंधी विवादों को निपटाना। ठीक है, देखो शैक्षिक संस्थानों का अधिकार तो यहाँ दे दिया और धार्मिक संबंधी विवादों को भी निपटा दिया। क्या नाम है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में देख दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग 2000, ये जो आयोग था इसने 2005 से काम करना शुरू किया, और इसी ने जो अल्पसंख्यक या ट्राइब्स एरिया SC/ST वालों को आरक्षण देने की बात की थी जॉब्स वगैरह में। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी, ठीक है, मतलब यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, जो उनके भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा और वहाँ के प्रशासन वगैरह का देखेगा। ठीक है, केंद्रीय वक्फ परिषद 1962, इन्होंने क्या कहा था? शैक्षिक विकास परिषद और शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास करना। ठीक है, ये मेनली शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात करते हैं। ठीक है, एक आया था PM का 15 सूत्री अल्पसंख्यक कल्याणकारी कार्यक्रम, जो कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आया था। और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन आया था। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये आपका था चैप्टर 14। अब बात करते हैं चैप्टर 15, समानता संबंधित अवधारणा और मुद्दे। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली महिलाओं की समानता असमानता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महिला और लड़कियों के भेदभाव के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, महिला और लड़कियों के लिए सीमित व्यक्तिगत व्यवसायिक विकल्प, मतलब महिलाओं के लिए सीमित कर देते कि भाई आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, इस क्षेत्र पे नहीं जा सकते हैं ना। पहले होता था कि हाँ महिलाएं पायलट नहीं बन सकती, महिलाएं जो है पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती, महिलाएं जो है इंजीनियर नहीं बन सकती, है ना। लेकिन अब हर फील्ड में होता है। लड़कियों के स्थान पर लड़कों को प्राथमिकता देते थे। लड़कों को इसीलिए प्राथमिकता देते थे कि लड़कों का शारीरिक बल ज़्यादा होता है।
भूगर्भपात मतलब गर्भ में ही बच्चे को मार देना, पहले ना जांच कर लेते थे और पाते थे कि गर्भ में जो बच्ची है तो उसको उसी गर्भ में ही मार देते थे। दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। महिलाओं और लड़कियों के साथ मारपीट, है ना, आधारभूत मानव अधिकारों से वंचित रखना, ये सारे के सारे कारण हैं महिलाओं के साथ भेदभाव के, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि वेदों में नारी का क्या महत्व दिया है। तो नारी का समाज में विशेष स्थान और पुरुषों की भांति समान अधिकार की बात कर रहे थे वेद हम लोग अगर पढ़ें तो पता चलता है कि नारियों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ है। और वहाँ से फिर चलते चलते हर मतलब युग में बात करें, हर टाइम पीरियड में नारी की दशा गिरती ही चली गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 विदुषियाँ कैसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी महिलाएं होती हैं, है ना, उन्हें। चलिए देखते हैं। देखो वैसे तो ऋग्वेद में 24 है, बुक में दिया गया है, इतनी सारी तो पूछेगा नहीं। अगर चलो पूछ भी लेता है ना कि कौन सा अथर्ववेद मतलब ऋग्वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद की याद रख लेना कि सर्वरागी, सूर्य सावित्री, मातृनामा इंद्राणी और देवजामाया। तो ये वाली 5 जो हैं अथर्ववेद में है, बाकी की सारी के सारी जितने होंगे वो ऋग्वेद के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, नारी कुल पालक, नारीशील राष्ट्र रक्षा तथा कर्तव्य की खान है। नारी अबला नहीं सबला है। नारी सरस्वती के तुल्य प्रतिष्ठा है। सुशील पत्नी, नहीं, बस इतना ही। ये जो टर्म है 1 2 3 4 ये सारे के सारे अथर्ववेद में दिए गए हैं कि मतलब नारियों के सम्मान में या नारियों के लिए उन्होंने ये बात लिखी है अथर्ववेद में। अब देखिए ऋग्वेद में क्या लिखा है, सुशील पत्नी गृह लक्ष्मी है, गृहिणी ही गृह है, नारी समाज में अग्रणी है। ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में कही गई हैं, ठीक है। पूछ सकता कोई एक चीज़ दिया है कि हाँ भाई ये किन वेदों में वर्णित है, ठीक है। अब हम संविधान में नारी की बात करें तो अनुच्छेद 15 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव, हमने बोला था ना अनुच्छेद 15 में लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसी में है कि भाई लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जॉब में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये क्या बोलते हैं लिंग को लेके कि हाँ भाई वो स्त्री है वो पुरुष है, वो क्या बोलते हैं पायलट नहीं बन सकती या पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, वो सारी चीज़ें। अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून में समान अधिकार दिया है, वो तो सभी में समानता का अधिकार, चाहे गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, चाहे कोई हो, सभी को समान अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। खैर ये तो आपके कॉमन है ना, ये तो कॉमन हो गए, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 39 का खा, समान कार्य के लिए समान वेतन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पंचायती राज में महिला आरक्षण। तो अनुच्छेद 243 के घ में 243 के घा के 4 में ये क्लॉज हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन किया गया है पंचायत में, ठीक है। ग्राम पंचायत होती है ना, पंचायत सरपंच का चुनाव होता है, उसमें 1/3 जो होते हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। हाँ वो वाले बात अलग है कि वो तो वेब सीरीज़ देखी होगी ना पंचायत वाली, जीतू भैया वाली, तो उसमें क्या होता है कि रिजर्वेशन मतलब करती तो महिला प्रधान है, लेकिन कार्य कौन करता है, उनके हस्बैंड करते हैं, रिंकिया के पापा, है ना। चलिए अनुच्छेद 243 के ना में क्लॉज है उसके 4 में, यहाँ पे नगर मतलब 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं को वो नगर पालिका में मिलता है, ठीक है। चलिए ये याद रख लेना दोनों टर्म, ठीक है। एक मिलता है पंचायत में, एक मिलता है नगर पालिका में, 1/3 रिजर्वेशन होता है। अनुच्छेद कह रहे हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ग्राम पंचायत और नगर पालिका से संबंधित। उसी में ये भी बोला गया था कि सभी राज्यों के कानून मतलब जो भी राज्य हैं वो सभी कानून बनाएंगे और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। इस तरह का बनाएंगे ताकि सभी को मतलब नारियों को प्रोत्साहित करेंगे। नारी शिक्षा का महत्व देखो, वेदों में नारी शिक्षा का महत्व को स्वीकारा है, ठीक है। चलिए अब हंसा मेहता, देखो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये
टर्म कब आए, जैसे श्री हंसा मेहता समिति 1962 में आई थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अवसर दिया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर लड़के को शिक्षित किया जाए तो वो एक व्यक्तिगत शिक्षा होगी, लड़के की स्वयं की शिक्षा होगी, लेकिन अगर लड़कियों को शिक्षित कर दिया जाए तो पूरे परिवार की शिक्षा होगी वो। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। पृथक विद्यालय से संबंधित हमारा है कि लड़का और लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देना। हालांकि 14 से 18 के मतलब शुरुआत में जो है गांधी जी ने भी ये बात कही थी अपने बेसिक एजुकेशन में, शायद आप लोगों को याद हो कि स्टार्टिंग में शुरुआती पीरियड में जो है आप लोगों को एक साथ पढ़ाइए। छोटे बच्चों में वैसे भी यौन संबंधी सुसुप्तावस्था में रहते हैं, ठीक है, उनके संवेग है ना। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब वो बड़े हो जाएं 14 से आगे तो फिर उन लोगों को अलग अलग कर दिया जाए। तो जब वो लोग अलग अलग पढ़ते हैं, लड़का लड़की पृथक विद्यालय कहलाता है, और 14 से 18 वर्ष में अलग अलग हो जाते हैं, उससे पहले एक साथ पढ़ते हैं। सह शिक्षा क्या होती है? सह शिक्षा कोएड होता है, पता ही है आप लोगों को कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं ना। चलिए, लड़कियों की शिक्षा में शैक्षिक प्रयास, ठीक है, क्या क्या शैक्षिक प्रयास होने चाहिए? आवश्यकता पड़ने पर लड़कियों के लिए छात्रावास खोले जाएं, ठीक है। यात्रा संबंधी विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, मतलब लड़कियों के लिए यातायात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और मुझे लगता है इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आज के समाज में लड़कियों को खुले में चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है। और सही बताएं तो लड़कियों को नहीं सुधरना चाहिए, लड़कों को सुधरना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए लड़कियों को। अब देखो इस टर्म में ना कि हाँ भाई लड़कों को सुधरना चाहिए, इसमें कुछ लड़कियां कहेंगे हाँ चलो अच्छा बोल रहा है, लड़का कहेंगे फालतू की बकवास कर रहा है ना। लेकिन देखो ऐसा है कि जो अगर आप मानते हैं कि आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो भाई आपको स्वतंत्रता चाहिए तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें, ठीक है। आप खुले में घूमना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो वैसे ही दूसरे को भी घूमने फिरने की आज़ादी दी जाए, ठीक है। नहीं को किसी को मतलब इस तरह से खुद सोचो, लड़कों की बात करें हम तो खुद सोचो कि अगर तुम्हारे बगल में कोई, मतलब वैसे कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक बात कह रहा हूँ कि कभी कभी लड़कों के पास अगर कोई गे बैठा हो, ठीक है, और गे तुम्हारे साथ छेड़खानी करे तो तुम्हें क्या फील होगा? और तुम तो उठा के खिसिया जाओगे और एकदम गाली गलौज करने लगोगे। सोचो लड़कियों पे क्या बीतती होगी, वही बीतती है जो उस टाइम पे तुम पे ही बीतती है, ठीक है। महिला अध्यापिका की नियुक्ति करी जाए, जो भी महिला विद्यालय है वहाँ पे, ठीक है। छात्रवृत्ति की जो है व्यवस्था की जाए, ताकि अगर कोई परिवार निर्धन है या नहीं पढ़ा पा रहा है तो उनको छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए। महिलाओं के विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम चलाने चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, अभिभावकों को, और जागरूकता प्रदान करनी चाहिए कि महिला शिक्षक क्यों आवश्यक है, ठीक है। बस हो गया, चलाने के प्रोत्साहन दिया जाए। चलिए ठीक है, एक इसमें टॉपिक रह गया है महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वो अभी बना देंगे हम इसका, महिला सशक्तिकरण इस पे आया नहीं था, और वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक सा ही है, वो आगे चल के आपको मिलेगा चैप्टर 17 या 18 में मिलेगा। तो मैंने सोचा कि एक साथ बिल्कुल अलग सी वीडियो महिला सशक्तिकरण पे बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये कंफर्म हो चुका है कि पेपर जो है वो सब्जेक्टिव ही होंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, हर एक चीज़ को ब्रीफ में समझाया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही है। तो फिर और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, एक टाइम हम शायद कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार वीडियो बना देंगे ताकि आप कैसे कॉपी लिखें, ठीक है। क्योंकि जो वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं ना, चलो उसी वीडियो में ही समझा देंगे हम, ठीक है। लास्ट में आपको एक 3 को पेपर है ना, तो हम एक बार 2 को कर देंगे, वीडियो बना के आपको दे देंगे, ताकि कैसे पेपर आप लिखें रिटन में, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फिर
अभी महिला सशक्तिकरण करा देंगे, ठीक है, अगली क्लास एक अलग क्लास में, नहीं तो इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।